हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी में। आज हम फिर से आ चुके एक बहुत ही प्यारे से लेक्चर के साथ में। अगर मैं बात करूं लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या किया था, मैं आपको करवा रहा था बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें अपन ने बहुत सारे चैप्टर यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अगर मैं बात करूं लास्ट लेक्चर में अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 डिस्कस कर लिया था। कुछ क्वेश्चन अपने बाकी रह गए थे, तो मैंने कहा था कि अपन एक नेक्स्ट पार्ट बना लेंगे जहां पे अपन बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3। ठीक है, अब अपने पार्ट 3 स्टार्ट करने के पहले ध्यान देना, जिन लोगों के पास मेरे नंबर नहीं हो नंबर सेव कर लेना 8302898893। ठीक है, 8302898893 ये मेरे कांटेक्ट नंबर है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप इससे मेरे पे कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे अगर कोई डाउट है नीचे कमेंट करो, मैं उस कमेंट के बेसिस पे जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो आप इससे मेरे पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें मैसेज कर दो, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करने वाले हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 3 को। उसके पहले कुछ फॉर्मूले जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बताए थे, फिर से एक बार बता देता हूं, ध्यान से सुनते जाना। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन पे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, बात करते हैं स्मॉल जी जिसको कि कैपिटल जी जिसको कि अपन बोलते हैं चालकत्व। चालकत्व क्या था? प्रतिरोध का व्युत्क्रम। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को अपन क्या बोलते हैं? चालकत्व। जी है मेरा चालकत्व, आर है मेरा प्रतिरोध। ठीक है, कप्पा जिसको अपन बोलते हैं चालकता। चालकता किसका व्युत्क्रम था? प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या बोल देते हैं अपन? चालकता। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व। ठीक है, अब प्रतिरोधकता का एक और नाम विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता का एक और नाम विशिष्ट चालकत्व। ठीक है, ये दो फॉर्मूले अपने को दिमाग में रखने हैं। अब एक जो अपन ने R इक्वल टू रोयल अपॉन ए, 10th क्लास से अपन ने इसके बारे में सुन रखा है, R इज इक्वल टू रोयल अपॉन ए। रो को भेज रहा हूं इधर तो ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन रो। R को भेज रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो R बन गया 1 अपॉन R। L अपॉन ए एज इट इज है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और वर्ड के बारे में बता देता हूं, G स्टार, जिसको कि अपन बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट या सेल नियतांक। इसके बारे में भी अपन ने बात की थी। ठीक है, G स्टार का फॉर्मूला होता है L अपॉन ए, लेंथ अपॉन एरिया से अपन क्या निकालते हैं? G स्टार निकालते हैं। तो 1 अपॉन रो की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? कप्पा लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कप्पा। 1 अपॉन R की जगह क्या लिख सकता हूँ? G, तो मैंने G लिख दिया। L अपॉन ए की जगह क्या लिख सकता हूँ? G स्टार, तो कप्पा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। ठीक है, कप्पा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। ये यहाँ पे भी अपन ने कर रखा है कप्पा। रो का देखो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रम, चालकत्व G स्टार क्या बना? L अपॉन ए, लेंथ अपॉन एरिया। G स्टार की यूनिट भी दिमाग में रखनी है। लेंथ को मेजर करते हैं मीटर या सेंटीमीटर में, एरिया को मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ से G स्टार जो कि सेल नियतांक है उसके कहीं मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो न्यूमेरिकल अपन ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। ठीक है, तो कप्पा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार, ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मोलर चालकता का फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल M। कैपिटल M यहाँ पे अपनी मोलरता है जो कि एक सांद्रता है। ठीक है, लैम्डा इक्यू निकालना तो लैंगिक चालकता, तो कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई N। ठीक है, ये फॉर्मूले अपने को दिमाग में रखने हैं। उसके अलावा मैंने अगर बात करूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 में आपको यह भी बताया था कि अपने को अनंत अनुतापिक सिविल की मोलर चालकता निकालनी है, तुल्यांकी चालकता निकालनी है, कैसे निकालेंगे उसकी बात भी मैंने की थी। ठीक है, वहां पे भी 3 फॉर्मूले थे जो कि इंपॉर्टेंट थे। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि अपने को देखने को मिलेंगे इस पे न्यूमेरिकल। आगे बात करते हैं, वैद्युत अपघटन में फैराडे का प्रथम नियम लिखिए। वैद्युत अपघटन के फैराडे के कितने नियम है? अपने पास 2 नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। मैथमेटिकली अपन इसको कैसे लिखेंगे? देखो सुनना, W अगर समानुपाती है Q के, इसको अपन बोलते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, और W समानुपाती है किसके? E के, इसको बोलते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। ध्यान से सुनना, W क्या है? इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। क्या बोला मैंने? यहाँ पे W क्या है? इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। यहाँ पे इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा आवेश के समानुपाती है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के समानुपाती। आप लोगों को पता होगा E क्या होता है? E होता है इक्विवेलेंट वेट, जिसको क्या अपन बोलते हैं? तुल्यांकी भार। E को क्या बोल देते हैं अपन? तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार का फॉर्मूला भी आना चाहिए मोलर मास अपॉन n फैक्टर। ठीक है, तुल्यांकी भार मोलर मास अपॉन n फैक्टर होता है। ठीक है, अब देखो सुनना, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम बताता हूं। विद्युत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा प्रभावित आवेश के क्या होती है? समानुपाती होती है। क्या बोला मैंने? विद्युत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। विद्युत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के
समानुपाती होती है। अब यहाँ से अपन करने वाले हैं फैराडे के प्रथम नियम के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन। तो W समानुपाती क्यों है, जब जब समानुपाती आता है तब तब कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ पे कांस्टेंट आता है Z। क्या आता है Z? Z को अपन बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक या वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। Z क्या है? Z है अपना वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। W क्या है? निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। अब आप लोगों को पता है करंट की डेफिनेशन आप लोगों ने सबने सुनी होगी, चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, एकांक समय में प्रभावित आवेश क्या कहलाता है? विद्युत धारा या करंट कहलाती है। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो Q क्या लिख सकता हूं? I इंटू टी। अरे आई टी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई टी। तो W इज इक्वल टू Z क्यू टी की जगह, Q की जगह मैंने रखा आई टी, Q की जगह क्या रख दिया? आई टी। तो फॉर्मूला बन गया W इज इक्वल टू जेड आई टी। W इज इक्वल टू जेड आई टी। अब बात करते हैं Z अपना वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। Z का भी कोई मान होता है, Z का मान होता है E अपॉन 96,500 एप्रॉक्स, है ना, 96500। तो Z की जगह में क्या रख सकता हूँ? Z की जगह में लिख सकता हूँ E अपॉन 96,500 I इंटू टी। ठीक है, अब E की जगह क्या लिख सकता हूँ? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो E की जगह में लिख सकता हूँ मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, नीचे 96,500 एज इट इज आएगा ही आएगा और इधर I इंटू टी। तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया किसका? इसमें अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं। मोलर मास मान लो कॉपर है तो 63.5 होता है। ठीक है, मोलर मास एन फैक्टर, जैसे कॉपर प्लस 2 की बात करूं, कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और कॉपर में जाता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने ले रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इसको ऐसे भी देख लो, कॉपर प्लस 2 पे कितना चार्ज है? प्लस 2, मतलब कि अगर मैं बात करूँ मैग्नीट्यूड की तो 2, तो यहाँ पे कॉपर का एन फैक्टर कितना हो गया? 2। या इसको ऐसे देख लो, कॉपर कितने, कॉपर प्लस 2 एन कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, ये सारी बातें कर सकते हैं, सुनते जाना। देखो, विद्युत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। W समानुपाती Q, समानुपाती हटा, कांस्टेंट आया Z Q। Z है अपना विद्युत रासायनिक तुल्यांक, W है निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। Q की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? IT, जो कि अपन यहाँ पे लिख भी दिया था, Q की जगह IT। ठीक है, Q की जगह IT, तो Q की जगह IT लिखा तो Z IT बन गया। Z की जगह अपन लिख सकते हैं E अपन 96500, E अपन 96500 पुट कर दिया, IT की जगह IT। E का मान जो E, जिसको E को क्या बोलते हैं अपन? इक्विवेलेंट वेट। E को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार, जो कि होता है, जिसका कि मान होता है मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। ये बात भी अपन ने बहुत बार कर रखी है। तो E की जगह अपन ने रखा मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो फॉर्मूला में देखो, ध्यान से सुनना, मोलर मास बताइए अपने को निकाल सकते हैं, एन फैक्टर मैंने बता ही दिया, ये 96500 अपने को पता है। I करंट किस में लेनी है? एम्पियर में। टाइम किस में लेना है? सेकंड में। बस इन बातों को अपने को ध्यान रखना है। तो अपन किसी भी, अगर बात करूं विद्युत अपघटन में, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा फाइंड कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा प्रभावित आवेश के समानुपाती होती है। ये अपना है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। और इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। ये है अपना फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। दोनों बातें दिमाग में रखनी है। द्वितीय नियम में अपने पास फॉर्मूला क्या आता है? W1 अपॉन E1, ठीक है, इज इक्वल टू W2 अपॉन E2 इज इक्वल टू W3 अपॉन E3। अगर मान लो अपने पास 3 विद्युत अपघट्य, ठीक है, तो ये बात अपने को दिमाग में रखनी है। आगे क्वेश्चन सुनना, एक क्वेश्चन नंबर 18 है अपने पास। डेनियल सेल में जिंक प्लस 2 व कॉपर प्लस 2 आयनों की सांद्रता 1 इकाई 1 मोल डेसीमीटर क्यूब, है ना, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो तो विद्युत विभव का होगा। विद्युत विभव मतलब अपने को ई सेल पूछ रहे हैं। नॉन्स्ट इक्वेशन अपने को आनी चाहिए। ई सेल इज इक्वल टू, देखो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब मैं डेनियल सेल के लिए सेल रिएक्शन लिख रहा हूँ, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस, ठीक है, गिव्स, अब यहाँ पे n की वैल्यू 2 है और अपन जानते हैं n क्या है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पे स्मॉल n क्या है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। ये जिंक गया जिंक प्लस 2 में, जिंक गया जिंक प्लस 2 एक्वस में, और कॉपर प्लस 2 गया कॉपर के अंदर, ठीक है, सॉलिड में। कॉपर सॉलिड, इधर जिंक सॉलिड। यहाँ पे देखो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक जा रहा है जिंक प्लस 2 में, कॉपर प्लस 2 का रिडक्शन हो रहा है प्लस 2 से किस में जा रहा है? 0 में। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहो तो 0 प्लस 2 और यहाँ पे 0, तो जिंक 0 से प्लस 2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर प्लस 2 कॉपर 0 में जा रहा है, मतलब रिडक्शन अपचयन हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है सेल की, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो प्रोडक्ट में कौन है? जिंक प्लस 2, रिएक्टेंट में कौन है? कॉपर प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591, एन की जगह कितना रखेंगे? 2,
लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है अपना जिंक +2 और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है अपना कॉपर +2 और इन दोनों की सांद्रता कितनी है 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, दोनों की सांद्रता 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। अब यहाँ पे देखो ई नॉट सेल अपन कैसे निकालते हैं, ई नॉट सेल का फॉर्मूला भी मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को सिखाया था। ई नॉट सेल अपन निकालते हैं ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड और दोनों के क्या लेने हैं SRP, कैथोड का भी SRP लेना है और एनोड का भी क्या लेना है SRP। अब जिन लोगों को प्रॉब्लम है इसमें बता देना SRP अपन जानते हैं मानक अपचयन विभव स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक अपचयन विभव स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SRP, अरे उल्टा बोल दिया, SRP क्या अपना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव, मैंने SHE की बोल दी थी। SHE अपना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और अपना SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। SHE, अरे SHE तो अपना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका कि अपन SRP कितना लेते हैं, कितना मान रखा है इसका SRP अपन ने 0 मान रखा है। ठीक है, और अगर बात करूं SRP क्या है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SOP क्या है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लास्ट लेक्चर में अपन ने ये भी बात की थी कि SOP और SRP एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। SOP माइनस SRP, या इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं SRP माइनस SOP, दोनों बातें क्या है एक ही एक तरीके से, मतलब SRP और SOP में सिर्फ साइन का डिफरेंस रहता है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बोला था SRP और SOP में सिर्फ साइन का डिफरेंस रहता है और कोई भी डिफरेंस नहीं रहता। ठीक है, SRP समझ गए ना, यहाँ पे कैथोड का भी अपने को अपचयन वाला मान लिखना है और इधर एनोड में भी अपने को अपचयन वाला मान लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपने को ये 2-3 वैल्यू ध्यान रखनी है। वैसे तो आप लोगों को पता भी है कि हाइड्रोजन अगर लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं अपन विद्युत रासायनिक श्रेणी में, ठीक है, मैं ऐसे ही जाता हूँ लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाता हूँ तो मेरे को पता है लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर SRP का मान बढ़ता है। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट है उन सबका SRP क्या होता है नेगेटिव, हाइड्रोजन के नीचे वालों का पॉजिटिव। और अपने को पता है जब लिथियम से फ्लोरीन की तरफ वाली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं तो उसमें मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जो जिंक है वो कहाँ आएगा हाइड्रोजन के ऊपर आएगा, तो उसके मानक अपचयन विभव का मान क्या होगा नेगेटिव होगा। वैल्यू ध्यान रखनी है अपने को जिंक कॉपर की, वैसे तो मैक्सिमम क्वेश्चन में अपने को देते हैं पर फिर भी कुछ कुछ की वैल्यू अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, जिंक +2 जिंक में जा रहा है -0.76 वोल्ट, -0.76 वोल्ट। सुनना ध्यान से, ई नॉट सेल अपन कैसे निकालेंगे, ई नॉट सेल निकालेंगे अपन ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब आप लोगों को पता है डेनियल सेल में जो जिंक होता है वो एनोड की तरह व्यवहार करता है और कॉपर कैथोड की तरह व्यवहार करता है। और अपन लोगों को एक और बात पता है कि ऊपर वाली धातु एनोड की तरह व्यवहार करती है, नीचे वाली धातु कैथोड की तरह व्यवहार करती है। जिंक और कॉपर में ऊपर कौन होता है, जिंक होता है, नीचे कौन होता है, कॉपर होता है। जब हम लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं, सबसे ऊपर लिथियम, सबसे नीचे फ्लोरीन, कहां से कहां जा रहा हूं, लिथियम से फ्लोरीन की तरफ। ठीक है, दिमाग में रखनी है बात, कहां से कहां जा रहा हूं, लिथियम से फ्लोरीन की तरफ। तो अपने को पता है जिंक आता है अपने हाइड्रोजन के ऊपर, कॉपर आता है हाइड्रोजन के नीचे, या ऐसे भी देख लो जिंक है ऊपर कॉपर है नीचे, और ऊपर वाली धातु एनोड की तरह बिहेव करती है, नीचे वाली धातु कैथोड की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो कैथोड पे कौन जाएगा, कॉपर, तो अपने को अपचयन लेना है तो कॉपर +2 से कॉपर। एनोड पे भी अपने को अपचयन ले रहा है तो ई नॉट जिंक +2 गया किसमें, जिंक में। ठीक है, ये इतनी बात अपने को लिख लेनी है अच्छे से, ये अपन ने लिख ली। ठीक है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड दोनों के क्या लेने हैं, इसका भी SRP लेना है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसका भी SRP लेना है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव। ठीक है, देखो कई बार ऐसे होता है कि जैसे अपना दिमाग एक साथ 2-3 जगह चल रहा होता है ना, जैसे कई बार मैं तुम लोगों को भी बोलता हूँ कि पूरा फोकस अपने को एक ही जगह रखना होता है। कई बार ऐसे हो जाता है कि अपन मान लो कि जैसे अभी क्या था SRP में की जगह मैंने SHE बोल दिया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोल दिया। ठीक है, बोल SRP रहा हूँ, अपने को भी पता है SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव, और SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इस कंडीशन में क्या है, अपना दिमाग 2-3-4 जगह सोच रहा है, तो इस चीज को क्या करना है, अपने को थोड़ा अवॉइड करना है। बार बार अपने को अपने मन को अपने दिमाग को एहसास दिलाना है कि हमको पूरा फोकस कहाँ रखना है, यही रखना है। ठीक है, बार बार अपने को ये करना पड़ेगा, तब जाके अपन फोकस कर पाएंगे एक जगह। ठीक है, तो हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, तो एग्जाम में ध्यान रखना है, एग्जाम में सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एग्जाम में अपने को पूरा फोकस अपनी कॉपी पे रखना है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, क्या पूछ रहे हैं, निम्न में से कौन सही है पूछ रहे हैं, या निम्न में से कौन सही नहीं है ये पूछ रहे हैं। कई बार जल्दीबाजी में बच्चा क्या करता है, निम्न में से कौन सही नहीं है, मैं नहीं को तो भूल जाता है वो, निम्न में से कौन सही है ये पढ़ लेता है। तो अपन कई बार ऐसे भी गलतियां कर देते हैं, तो ये वाली गलतियां आप लोगों को अवॉइड करनी है। ठीक है, थोड़ा बहुत ज्ञान ले लो। तो ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड दोनों के क्या लेने अपने को SRP लेने। ठीक है,
अब कैथोड अपना कॉपर और एनोड अपना जिंक, दोनों के रिडक्शन देखो, कॉपर प्लस टू कॉपर में जा रहा है रिडक्शन, जिंक प्लस टू जिंक में जा रहा है क्या है रिडक्शन, ठीक है। अब वैल्यू सुनना, जिंक प्लस टू जिंक में जा रहा है, ठीक है, इसके एसआरपी की वैल्यू -0.76 और अपने को बता भी ये नेगेटिव में आएगी क्योंकि जिंक हाइड्रोजन के ऊपर है। कॉपर प्लस टू जा रहा है कॉपर में, इसके एसआरपी की वैल्यू पॉजिटिव और अपने को बता भी है कॉपर हाइड्रोजन के नीचे, और कैथोड लेना है पहले कॉपर, तो इसकी वैल्यू रखी अपन ने 0.34, ठीक है। माइनस जिंक प्लस टू जिंक में जा रहा है वैल्यू, अब फॉर्मूले का माइनस है ये तो माइनस रख दिया। अब जिंक प्लस टू जिंक में जा रहा है तो वैल्यू कितनी है -0.76, -0.76 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, 0.34 में मैंने प्लस किया 0.76, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 6 4 कितने होगा 10, 0 1 7 3 और 1 10, 0 1 1.1 वोल्ट, ठीक है 1.1 वोल्ट। तो देखो ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, डेनियल सेल के ई नॉट सेल का मान कितना होता है, डेनियल सेल के ई नॉट सेल का मान कितना होता है 1.1 वोल्ट, ठीक है 1.1 वोल्ट होता है। तो अपन ने निकालिए ए नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, दोनों के एसआरपी लेने, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 माइनस फिर -0.76 माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, तो 1.1 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब यहां से एक बात सुनना, देखो अपन वापस से वो नन्स इक्वेशन लगा रहे हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है -0.0591 अपॉन 2, एन की वैल्यू क्योंकि 2 है, कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, अरे जिंक ने जिंक प्लस 2 में गया तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले अपने अंदर से, उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को कॉपर प्लस 2 लेके किसमें चेंज हो जाता है कॉपर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, एनोड से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के कैथोड पे जा रहे हैं, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब बात करूं तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है जिंक प्लस 2, रिएक्टेंट कौन है कॉपर प्लस 2, दोनों की सांद्रता कितनी बोल रखी क्वेश्चन में 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, दोनों की सांद्रता है 1 1/1 अरे 1/1 और log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू होती है 0। अब ये वैल्यू 0 निकल के आई और 0 से मल्टीप्लाई हो गई, ये पूरी चीज क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। अरे बात समझ आ रही है क्या, log 1/1 log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0, ये पूरा 0 है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, इस पूरे को भी क्या बना देगा 0 बना देगा। तो मैं कहूंगा ई सेल किसके बराबर आ रहा है, ई नॉट सेल के बराबर आ रहा है इस सवाल में, ठीक है। और ई नॉट सेल कितना है 1.1, तो मैं कहूंगा यहाँ पे ई सेल भी कितना होगा 1.1, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल जो कि आएगा 1.1 वोल्ट, ठीक है, या 1.10 वोल्ट। तो एक ही ऑप्शन में 1.10 वोल्ट, ठीक है, ऑप्शन बी में, ठीक है। बहुत आसान सवाल था, एक बार इसको देख लो, कोई डाउट हो तो कॉमेंट में बताओ, ठीक है, नहीं हो तो चलें अपन आगे, डाउट हो तो बताओ, नहीं हो तो चलें अपन आगे, चलते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डेनियल ईंधन सेल की संरचना का वर्णन कीजिए। देखो यहाँ पे वापस से log 1 की वैल्यू 0 ध्यान रखना, ठीक है। ईंधन सेल की संरचना का वर्णन कीजिए, ईंधन सेल की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। देखो सुनना ध्यान से, ईंधन सेल जिसको फ्यूल सेल अपन बोलते हैं, ये प्राथमिक सेलों की तरह ही होते हैं, ठीक है, प्राथमिक सेल की तरह ही होते हैं। आगे इसमें ईंधन का दहन होता है, इसमें ईंधन का दहन होता है तथा उससे उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। देखो कई बार ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि ईंधन सेल में कौन सी ऊर्जा किसमें रूपांतरित होती है, तो अपन बोलेंगे रासायनिक ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये प्राथमिक सेलों की तरह ही होते हैं, इसमें ईंधन का दहन होता है, उसमें उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को केमिकल एनर्जी को अपन कन्वर्ट कर देते हैं विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आगे लिखा इन सेलों को इस प्रकार बनाया जाता है कि इनमें ईंधन लगातार भरा जा सके। इन सेलों को इस तरह बनाया जाता है कि इनमें ईंधन लगातार भरा जा सके, ठीक है, जिससे विद्युत धारा निरंतर प्राप्त होती रहे, जिससे अपने को इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा निरंतर प्राप्त होती रहे। अब इसकी संरचना की बात करते हैं। इस सेल में कार्बन के सहरंध्र, इस सेल में कार्बन के सहरंध्र जिसको अपन बोलते हैं पोरस, बहुत बारीक बारीक से छेद, ठीक है, पोरस स्ट्रक्चर। तो इस सेल में कार्बन के सहरंध्र मतलब पोरस इलेक्ट्रोड होते हैं। इन इलेक्ट्रोडों की अभिक्रिया दर, ठीक है, देखो इलेक्ट्रोड क्या है, इस सेल में कार्बन के सहरंध्र इलेक्ट्रोड होते हैं। कार्बन के अपन क्या ले लेते हैं, इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, सहरंध्र मतलब पोरस। इन इलेक्ट्रोडों की अभिक्रिया दर बढ़ाने के लिए, इन इलेक्ट्रोडों की अभिक्रिया दर बढ़ाने के लिए अपन क्या मिलाते हैं, सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम या पैलेडियम। प्लेटिनम और पैलेडियम अपने डी ब्लॉक के मेटल है, ठीक है। प्लेटिनम और पैलेडियम धातु उत्प्रेरक को इलेक्ट्रोडों में समावेशित किया जाता है ताकि अभिक्रिया की दर को बढ़ा सके। ये भी सवाल बन सकता है, ईंधन सेल में अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रोडों की अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए हम क्या मिलाते हैं, तो अपन बोलेंगे सूक्ष्म विभाजित छोटे छोटे से प्लेटिनम और
पैलेडियम, ठीक है। धातु उत्प्रेरक को इलेक्ट्रोडों में समावेशित किया जाता है। आगे यहाँ पे विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोड के मध्य भरा होता है। विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोड के मध्य अपन विद्युत अपघट्य भर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं। विद्युत अपघट्य KOH या NaOH का विलयन होता है। विद्युत अपघट्य में अपन क्या ले लेते हैं, KOH या NaOH का सोल्यूशन लेते हैं। आगे H2 तथा O2 गैसों के सैरंध्र इलेक्ट्रोड में से विद्युत अपघट्य H2 तथा O2 गैसों को H2 तथा O2 गैसों को सैरंध्र इलेक्ट्रोडों में से विद्युत अपघट्य विलयन में भेजा जाता है। अब देखो एक बार इसके स्ट्रक्चर देखो फ्यूल सेल की, ये थोड़ी सी आसान स्ट्रक्चर है, आप आपके एनसीईआरटी वाली भी पढ़ सकते हो साथ में, ठीक है। एक बार पढ़ने की कोशिश करना। ये थोड़ा डायग्राम मैंने इजी वे में बनाया ताकि आपको समझ आ सके। देखो अपन ने क्या किया, एनोड वही अपना नेगेटिव, कैथोड क्या है पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने ये बीच में क्या भर रखा है, देखो कार्बन के इलेक्ट्रोड है और बीच में अपन ने भर रखा है विद्युत अपघट्य, ठीक है। विद्युत अपघट्य किसका है, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, जैसे एक्वस NaOH या एक्वस KOH, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, एक तरफ से हाइड्रोजन गैस एक तरफ से ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से सुननी है आप लोगों को, हाइड्रोजन गैस एनोड पे भेज रहे हैं, एनोड पे कौन सी घटना होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन गैस किधर भेज रहे हैं, कैथोड पे। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। अब रिएक्शन सुनना, देखो ध्यान देना, यहाँ पे रिएक्शन सुनना ध्यान से। हाइड्रोजन एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो देखो यहाँ पे अपन ने हाइड्रोजन की रिएक्शन, क्योंकि देखो KOH NaOH की बात करें तो यहाँ पे अपने को बेसिक मीडियम मिल ही जाएगा, तो यहाँ से 2OH माइनस की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन 2OH माइनस की प्रेजेंस में, अब हाइड्रोजन का अपने को क्या करवाना है, एनोड पे ऑक्सीडेशन करवाना है, तो यहाँ से 2 वाटर के मोल्स बनते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं। सुनना ध्यान से। अगर बात करूं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है, 0, और H2O में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1। 0 से +1 में जाना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है, अरे हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन बोल देंगे। आगे बात करते हैं, कैथोड पे कौन जा रही है, ऑक्सीजन। कैथोड पे रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन जो है वो देखो सुनना, वाटर की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन लेके, वाटर की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाती है, OH माइनस बनाती है। और आप लोगों को पता है ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे बात करते हैं ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर की, हाइड्रोजन की +1 उधर जाएगा, बन गया -1, पहले से -1 इंतजार कर रहा है तो ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है -2, ठीक है। OH माइनस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -2 होगा, हाइड्रोजन का +1 उधर जाके बन गया -1 -2, तो 0 से -2 में जाना, 0 से किस में जाना, ध्यान से सुनना, 0 से, ध्यान से सुनना, 0 से -2 में जाना, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट, जिसको कि अपन बोलते हैं अपचयन। क्या बोल देंगे, अपचयन। सुनना ध्यान से फिर से बात, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है यहाँ पे, एनोड पे ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन से वाटर बनना है, वाटर बन रहा है। और अगर मैं बात करूं कैथोड, कैथोड में अगर मैं बात करूं इस ऑक्सीजन को, देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और ये किस में जा रहा है, -2 में, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। अब मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे अगर अपन इस रिएक्शन की बैलेंसिंग चेक करेंगे, जब अपन इस रिएक्शन को बैलेंस करने जाते हैं तो अपने को पता चलता है, बैलेंस देखो चेक कर लो, ऑक्सीजन इधर कितने 2 और इधर 2, 2 2 4, तो यहाँ पे 4 लगा दिया अपन ने आगे। हाइड्रोजन चेक करते हैं 2 2 4, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 4 इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं अपने पास, क्योंकि चार्ज बैलेंस करना अपने को आना चाहिए। देखो सुनना, 1 OH पे -1 तो 4 OH पे -4, 1 इलेक्ट्रॉन पे -1 तो 4 इलेक्ट्रॉन पे -4, दोनों तरफ -4 चार्ज है, ठीक है। मतलब ये रिएक्शन एकदम बैलेंस है। अब यहाँ पे अगर 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब उसने 4 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, तो इस पूरी रिएक्शन को अपन किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अरे अभी ये कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ही निकाल रहा है, तो मैंने कहा इस पूरी रिएक्शन को अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हुआ देखो, 2 1 हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, 2H2, 2 2OH से 4OH माइनस, 2 2 वाटर से 2 2 4 वाटर, और 2 इन 2 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई होकर बन गया 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी अपन ने क्या बना दिया, 4 इलेक्ट्रॉन बना दिया। 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कहने में अपन ने कट कर दिए यहाँ पे OH माइनस OH माइनस, 4 वाटर और 2 वाटर। ध्यान से सुना, उधर कितने वाटर, 4 वाटर मॉलिक्यूल, इधर 2 वाटर मॉलिक्यूल, ये 2 उधर जाके उस 4 को क्या बना देंगे, 2 बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वाटर लिक्विड। इधर बात करो तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिलके क्या बना रही है, वाटर बना रही है। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिलके क्या बना रही है, वाटर बना रही है। तो यहाँ पे अपन एक तरीके से ईंधन सेल में अपन क्या फॉर्म कर रहे हैं, वाटर फॉर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक तरफ से हाइड्रोजन गैस, एक तरफ से ऑक्सीजन गैस अपन ने भेजी है। अपन लोगों को दिमाग में बात क्या रखनी है, यहाँ पे अपन ने हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन किया, वाटर बनाया। कैथोड पे अपन ने ऑक्सीजन का रिडक्शन करके क्या बनाया,
हाइड्रोक्साइड बने हैं, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करके अपने को नेट रिएक्शन की जो बात करूं 2H2 + 1O2 गिव्स 2H2O, ठीक है। 2 2 4 हाइड्रोजन, इधर भी 2 2 4, इधर 2 ऑक्सीजन, तो इधर भी कितने अपने पास 2 ऑक्सीजन। तो ये फाइनल रिएक्शन अपनी क्या, सेल रिएक्शन, जिसको अपन बोलेंगे नेट सेल रिएक्शन, ठीक है, नेट सेल अभिक्रिया। अब एक इंपॉर्टेंट बात की जो कि सीबीएसई में पूछ भी रखा है एक बार, अपोलो स्पेस प्रोग्राम आपकी एनसीईआरटी की लाइन है ना, आपकी एनसीईआरटी की एक लाइन है। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इसी ईंधन की सहायता से वहां पे वाटर वो फॉर्म करते थे पीने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर बनाते थे। अब तुम कुछ सोचो ना, स्पेस प्रोग्राम में इतना पानी ले जाना तो इतना संभव नहीं है, तो वहां पे इसकी हेल्प से वाटर बनाया था उन्होंने। तो स्पेस प्रोग्राम में वाटर पीने के काम आता, पीने के काम तो आता ही है, सबको पता है, पर वहां पे अपन ने क्या करा था, ध्यान से सुनना। स्पेस प्रोग्राम में इसकी सहायता से अपन क्या करते थे, ड्रिंकिंग वाटर, जो वाटर वगैरह वो पीते थे। और कौन सा स्पेस प्रोग्राम था वो दिमाग में रखना है, अपोलो स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में ईंधन सेल की सहायता से वाटर फॉर्म करते थे। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, पूछ भी रखी एक बार सीबीएसई ने, आरबीएसई में अभी तक इस पे शायद क्वेश्चन आया है नहीं, ठीक है ना। ये जरूर आया ईंधन सेल। देखो क्वेश्चन क्या था, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या था, अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन था ईंधन सेल की संरचना का वर्णन कीजिए और ईंधन सेल की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और अपने को एक इसका जो यूज है वो अपन ने पढ़ लिया, स्पेस प्रोग्राम में वाटर जो है वो इसी की सहायता से वाटर जो थे, ड्रिंकिंग वाटर अपन प्रोड्यूस करते थे। अगला क्वेश्चन, चालकता का ऐसा ही मात्रक लिखिए, चालकता का ऐसा ही मात्रक। अब आप लोगों को पता है चालकता क्या होती है, चालकता होती है कप्पा, ठीक है। कप्पा का फॉर्मूला 1/ρ। अब रो की अगर यूनिट भूल जाओ कभी तो वापस दिमाग में रखना, R = ρl/A। आर की यूनिट क्या होती है, ओम, ठीक है। रो की यूनिट अपने को निकालनी है, लेंथ किस में, मीटर में, एरिया किस में, मीटर स्क्वायर में। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो ये आ गया ओम इंटू मीटर। अरे ओम इंटू मीटर किसकी यूनिट आ गई, रो की, ठीक है, ओम इंटू मीटर। अब मैं बात करूं तो इसकी यूनिट अगर अपने को लिखनी है तो अपन क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अरे रो की यूनिट क्या है, रो की यूनिट है, रो की यूनिट है ओम मीटर, ठीक है। रो की यूनिट क्या है, ओम मीटर, रो की यूनिट ओम मीटर, तो कप्पा की यूनिट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अरे यहाँ पे जब अपन ओम मीटर रखेंगे तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब क्या क्या यूनिट अपन लिख सकते हैं, सुनना ध्यान से, कप्पा की यूनिट क्या क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। पहला ओम इनवर्स को और क्या लिख सकते हैं, एमएचओ मीटर इनवर्स, एमएचओ को और क्या लिख सकते हैं, साइमन मीटर इनवर्स। अब यहाँ पे जहाँ मीटर इनवर्स है वहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, महो सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये 6 यूनिट अपने को लिखी मिल सकती है। अब अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा, ऐसा ही मात्रा क्या था, ऐसा ही, तो अपने को देखो क्या होगा, देखो सुनना ध्यान से, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है क्या, इसमें कहीं नहीं है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। एमएचओ मीटर इनवर्स है क्या, एमएचओ मीटर इनवर्स भी कहीं नहीं है, क्या है, साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है। तो अपन ने लिख दिया साइमन मीटर इनवर्स। R = ρl/A, रो इज इक्वल टू, देखो ये वापस अपन ने रिलेशन से भी कर सकते हैं, R = ρl/A अपन जानते हैं, रो को भेजा इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई R को भेजा इधर, तो 1/ρ 1/R L/A। 1/ρ को अपन लिखते हैं कप्पा, 1/ρ अपना कप्पा, 1/R अपना क्या होता है, जी होता है, पर अपन ने 1/R को 1/R ही रहने दिया, और ये L/A। R की यूनिट ओम, R की यूनिट ओम, लेंथ की यूनिट मीटर, एरिया की मीटर स्क्वायर। तो नीचे क्या बचेगा, ओम इंटू मीटर, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स को अपन क्या लिख सकते हैं, एमएचओ, एमएचओ को और क्या लिख सकते हैं, साइमन। और जहां मीटर इनवर्स किया वहां पे सेंटीमीटर इनवर्स भी तो कर सकता हूं। तो 6 यूनिट अपने को दिमाग में रखनी है। आगे क्वेश्चन नंबर 21, डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाइए। डेनियल सेल का डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे 2 कंटेनर ले लो, एक ले लो जिंक की रॉड, एक ले लो कॉपर की रॉड, ठीक है। जिंक यहाँ पे एनोड की तरह बिहेव करेगा, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये जिंक रॉड, ये कॉपर रॉड, ठीक है, उनको कनेक्ट कर दो, यहाँ पे सर्किट क्लोज कर दो। यहाँ पे क्या जोड़ दो, लवण सेतु। लवण सेतु क्या करेगा, परिपथ को पूर्ण करेगा, दोनों विलयनिक विद्युत उदासीनता को बनाए रखेगा। नीचे कॉटन लगा दो, जिंक को डिप कर दो ZnSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में, कॉपर को डिप कर दो कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, ठीक है। अच्छे से थोड़ी लेवलिंग कर दो, एनोड कैथोड। अरे ये अपना क्या है, एनोड, और ये अपना क्या है, कैथोड। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एनोड कैसा है यहाँ पे, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड। कैथोड कैसा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अच्छे से डायग्राम को थोड़ा बना। तो जैसा कि अपन बात करें, देखो सुनना ध्यान से, डेनियल सेल का डायग्राम,
बना ही सकते हैं अपन, ठीक है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना का वर्णन कीजिए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको कि अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वहां पे अपन टेम्परेचर कितना लेते हैं, टेम्परेचर की बात करूं तो वहां पे अपन 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं, सांद्रता अपन 1 मोलर लेते हैं, पीएच वहां पे 0 लेते हैं, HCl अपन लेते हैं वहां पे काम में, ठीक है। इसकी संरचना डायग्राम बना सकते हैं अपन। आगे बात करते हैं कि शुष्क सेल के उपयोग के दौरान एनोड तथा कैथोड पर होने वाली सेल अभिक्रियाओं की समीकरण लिखिए। शुष्क सेल, ड्राई सेल अपने को पूछा है। अब देखो बी वाला क्वेश्चन जो है उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये वाला क्वेश्चन मानक हाइड्रोजन और डेनियल अपन ने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरी, ठीक है, प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरी को डिस्कस करते हैं पहले। प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरी क्या करती है, ये एक प्रकार की वैद्युत रासायनिक सेल, क्या है, वैद्युत रासायनिक सेल है। इनका आउटपुट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो आउटपुट क्या होगा इनकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युतीय ऊर्जा। इसका उदाहरण की बात करते हैं तो ड्राई सेल जिसको कि अपन बोलते हैं शुष्क सेल, ठीक है। एग्जाम्पल जो है वो अपने पास ड्राई सेल, शुष्क सेल या लैक्लांश सेल अपन इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे अपने को पूछा एनोड और कैथोड पे होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में। तो बात करूं एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, किसका ऑक्सीडेशन होता है, जिंक का। यहाँ पे अपन एनोड लेते हैं जिंक, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन होगा, जिंक जाएगा, जिंक +2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। आगे बात करते हैं कैथोड की, आगे बात करते हैं कैथोड की। तो कैथोड की अगर मैं बात करूं तो कैथोड पे अपन क्या ले रहे हैं, देखो MnO2, ठीक है, MnO2 मैग्नीज का ऑक्साइड है ये, ठीक है, मैग्नीज 4th ऑक्साइड। आगे अमोनियम आयन, ठीक है। एक और बात देखो, एनोड में ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। कैथोड पे अपचयन होता है, अपचयन प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं। यहाँ पे MnO2 किसमें चेंज हो रहा है, MnOOH में, ठीक है। देखो सुनना, MnO2 किसमें चेंज हो रहा है, MnOOH। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो MnO2 में 1 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन पर -2, तो 2 का -4, उधर जाके क्या बना +4, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन पर +4 है। इधर बात करते हैं, इधर बात करूं तो देखो OH पे कितना चार्ज होता है, OH पे -1, अरे OH पे कितना चार्ज होता है, -1, और ऑक्सीजन पे -2, -2 -1 -3, इधर जाके बन गया +3। वरना ऐसे भी निकाल सकते हो। मैग्नीज का निकालना क्या माना, x, 1 ऑक्सीजन का -2, फिर से एक और ऑक्सीजन है क्या है, -2, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या होगा, +1, अरे हाइड्रोजन का क्या होगा, +1। इसको सॉल्व करते हैं अगर अपन तो देखो +- -2 +- और +1, 2 कितना हो गया अपना, अरे -2 -2 -4, +- और ये अपना +1, -2 -2 -4 +1 -4 +1 -3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अरे पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज क्या है, 0, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, +3, x इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पे Mn+4 से +3 में जा रहा है, मतलब यहाँ पे मैग्नीज का क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्नीज का हो रहा है रिडक्शन, मतलब कि अपचयन। मैग्नीज का हो रहा है रिडक्शन, मतलब कि अपचयन हो रहा है। तो MnO2 किस में जा रहा है, MnOOH में, ठीक है। और अमोनियम आयन से क्या बन रही है, अमोनिया गैस बन रही है। अमोनियम आयन से क्या बन रही है, अमोनिया गैस यहाँ पे बन रही है। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एनोड पे जो जिंक +2 बना, ठीक है, एनोड पे जो जिंक +2 बना मेटल आयन, वो इस अमोनिया की उपस्थिति में कितने 4 अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया एज ए लिगेंड वर्क करती है। और आप लोगों को पता धातु लिगेंड है तो क्या बना लेंगे, संकुल बना लेंगे। यहाँ पे संकुल बनता है ZnNH3 4+2, ठीक है, ZnNH3 4+2। जिंक का यहाँ पे अपने को संकुल देखने को मिलता है, जहाँ पे NH3 यहाँ पे लिगेंड है, जिंक यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं ड्राई सेल की। ड्राई सेल में जिंक किसकी तरह बिहेव करता है, एनोड की तरह बिहेव करता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ग्रेफाइट यहाँ पे कैथोड की तरह काम में आता है। ग्रेफाइट के चारों तरफ अपन ने MnO2 और कार्बन रख दिया, MnO2 कार्बन, और इधर इसके अंदर अपने पेस्ट बन रखा, पेस्ट बन रखा अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 का NH4Cl + ZnCl2, NH4Cl ZnCl2। इधर अपन ने फिल कर रखा है MnO2 + कार्बन, ये अपना ग्रेफाइट कैथोड है, और जिंक अपना यहाँ पे एनोड है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिंक का, रिडक्शन किसका होगा, MnO2 का। जिंक जाएगा जिंक +2 में, ठीक है, और ये जो MnO2 है ये जाएगा MnOOH में, ठीक है। अगली रिएक्शन की बात करते हैं, जल एवं वायु की उपस्थिति में। अगला क्वेश्चन, जल एवं वायु की उपस्थिति में लोहे का संक्षारण कैसे होता है, वर्णन कीजिए। संक्षारण भी अपन ने डिस्कस कर रखा है। संक्षारण में विद्युत, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना देखने को मिलता है अपने को। वहां पे अगर मैं बात करूं तो वहां पे एक सेल का निर्माण होता है, एनोड कैथोड। एनोड पे अपन बात करें तो आयरन जो है वो आयरन +2 में जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। और अगर मैं बात करूं किसकी, कैथोड की, तो कैथोड पे वहां पे अगर मैं बात करता हूं कैथोड की, तो ध्यान से सुनना, कैथोड क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है, सुनना ध्यान से, ऑक्सीजन जो है, सारे बच्चे इधर देखेंगे, जो अपना ऑक्सीजन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन का वहां पे अपने को रिडक्शन देखने को मिलता है। ऑक्सीजन का रिडक्शन कैसे होगा, तो देखो ऑक्सीजन
पहली बात तो ऑक्सीजन गैस H प्लस, H प्लस कहां से मिलता है, H2O, CO2 से अभिक्रिया करता है, CO2 H2O अपने को मिल ही जाता है। वाटर, अरे वाटर के प्रेजेंस में ही तो होता है सारा काम, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैसेस के कांटेक्ट में आने से, तो यहाँ पे बनता है H2CO3 कार्बनिक अम्ल। ये बहुत वीक एसिड होता है, क्या देता है, H प्लस देता है। ये क्या रिलीज करता है, H प्लस रिलीज करता है। ऑक्सीजन H प्लस और इलेक्ट्रॉन लेके किसमें चेंज हो जाती है, वाटर में। अब बात करते हैं, इसको बैलेंस करना है। ऑक्सीजन 2 थे, इधर 1 था, तो आगे 2 लगाया, 2 होने से इधर हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 2 4 तो 4H प्लस, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। आयरन की बात करता हूँ तो आयरन Fe+2 में जा रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे, इसका मतलब इसने भी 4 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। पूरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो ये 2 2 क्या बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही थे, ये बन गया अपना 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर अपन बात करें तो इसको जब अपन क्या करेंगे, इसको जब अपन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ेंगे, एनोड और कैथोड की, तो नेट सेल अभिक्रिया लाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन अपने को कैंसिल होते हुए नजर आ रहे हैं, कैंसिल नहीं होते हैं वैसे। एनोड ने 4 इलेक्ट्रॉन निकाला और कैथोड ने वही 4 इलेक्ट्रॉन काम में ले लिए। 2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस गिव्स 2 वाटर। ठीक है, 2 वाटर और 2Fe प्लस 2 एंड 2 वाटर, 2Fe प्लस 2 प्लस 2 वाटर। यहाँ पे देखो 2 आयरन, 2 आयरन, ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, इधर हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 4। चार्ज बैलेंस करते हैं, 1 हाइड्रोजन पे प्लस 1 तो 4 पे प्लस 4, 1 Fe पे प्लस 2 तो 2 Fe पे, 1 Fe पे प्लस 2 तो 2 Fe पे प्लस 4, दोनों तरफ प्लस 4, मतलब चार्ज भी इक्वल है। आगे मैं बात करूं तो देखो, सुनना ध्यान से, ये जो Fe+2 है, Fe+2 वाटर एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बना लेता है, Fe2O3.XH2, जिसको कि अपन बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। ठीक है, जंग का रासायनिक सूत्र। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, मर्क्यूरी सेल के उपयोग के दौरान एनोड कैथोड पे होने वाली सेल अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। अब ये मर्क्यूरी सेल देखो, मर्क्यूरी सेल भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मर्क्यूरी सेल की बात करते हो तो मर्क्यूरी सेल कहाँ का काम में आता है, श्रवण यंत्र। ठीक है, जो ओल्ड एज में क्या सुनाई नहीं देता तो मशीन लगाते हैं कान में। ठीक है, उस मशीन में भी अगर मैं बात करूँ तो श्रवण यंत्र के अंदर, ठीक है, सुनने के जो यंत्र है, घड़ियों आदि जैसे विद्युत की कम मात्रा की आवश्यकता वाली, जहां पे अपने को इलेक्ट्रिसिटी की बहुत कम नीड होती है, विद्युत की कम मात्रा की आवश्यकता वाली युक्तियों के लिए उपयुक्त होती है। इसमें जिंक मर्क्यूरी अमलगम, ध्यान देना, जिंक मर्क्यूरी अमलगम, ZnHg अमलगम। अपने को बात पर भी बताया, Hg जब किसी मेटल के साथ होता है तब अपन उसको क्या बोलते हैं, अमलगम, वरना इसको अपन मर्क्यूरी या मर्क्यूरी ही बुलाते हैं, पर अगर किसी मेटल के साथ है तो अपन इसको अमलगम बोलते हैं। इसमें जिंक मर्क्यूरी अमलगम एनोड का तथा HgO एवं कार्बन का पेस्ट कैथोड का कार्य करता है। ध्यान रखना, जिंक मर्क्यूरी अमलगम एनोड का और HgO एवं कार्बन का पेस्ट कैथोड का कार्य करता है। KOH एवं ZnO का पेस्ट वैद्युत अपघट्य होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड के पेस्ट वैद्युत अपघट्य होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, सुनना ध्यान से, जिंक अमलगम 2H- की प्रेजेंस में बनाता है ZnO, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ZnO में जा रहा है, वाटर और साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। आगे बात करते हैं कैथोड पे, अगर मैं बात करूं, देखो कैथोड पे क्या लिखा था अपन ने, कैथोड पे तथा HgO एवं कार्बन का पेस्ट कैथोड का कार्य करता है। तो HgO वाटर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में क्या बना लेता है, Hg मर्क्यूरी बना लेता है। तो यहाँ पे Hg की मैं बात करूं तो उसका रिडक्शन हो रहा है, Hg का रिडक्शन हो रहा है, और जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, वाटर से वाटर खत्म हो जाएंगे, 2H- से 2H- खत्म हो जाएंगे। आखिरी में अपने को नजर आएगा जिंक अमलगम, मर्क्यूरी ऑक्साइड, ठीक है, HgO। ठीक है, और अगर बात करें इधर बना जिंक ऑक्साइड और साथ में मर्क्यूरी। ठीक है, बहुत इजी रिएक्शन है, दिमाग में रख लेना, एक बार इन रिएक्शन को 1-2 बार प्रैक्टिस करना। देखो ईंधन सेल इंपॉर्टेंट है, लैक्लांशिया सेल, ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा कौन सा सेल है, मर्क्यूरी सेल। ठीक है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात संक्षारण। ठीक है, संक्षारण क्या है, धातु का वातावरणीय कारकों जैसे विभिन्न गैसों, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी तथा लवणों की उपस्थिति के कारण धीरे धीरे अपघटित होना संक्षारण कहलाता है। ये रिएक्शन अभी अपन ने लिखी थी, एनोड पे ऑक्सीडेशन, 2Fe जा रहा है, 2Fe+2 में Fe जा रहा है, Fe+2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Fe+2 में जा रहा है और 4 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। अरे 2Fe, ये 2 इस Fe+2 से मल्टीप्लाई कर 2Fe+2 और 2 इलेक्ट्रॉन 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, 4 इलेक्ट्रॉन। आगे बात करते हैं, ऑक्सीजन 4H++ 4 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में वाटर बनाता है। ऑक्सीजन 4H++ 4 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में वाटर बनाता है। आप लोगों का सवाल होगा ये H+ कहाँ से आया, तो H+ आया अपने पास कार्बनिक अम्ल से। ठीक है, H+ कहाँ से आया, कार्बनिक अम्ल से। वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बनाता है H2CO3, जिसको कि अपन बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। वेरी वीक एसिड है, ये देता है अपने को H+। तो H+ का प्राथमिक स्रोत कौन होता है, कार्बनिक अम्ल होता है। H+ और इलेक्ट्रॉन लेके वाटर में
ठीक है। एनोड कैथोड की रिएक्शन देखिए तो 2Fe(O2) 4H+ gives 2Fe+2 + 2 वाटर, ठीक है, सेल रिएक्शन है। आगे बात करो तो Fe+2 वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बनाता है, Fe2O3.XH2, Fe2O3.XH2 जिसको क्या बोलते हैं केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट। देखो ये भी पूछा गया था, जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3.XH2 अपना जंग का रासायनिक सूत्र है, ये भी बात अपन लोगों को दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन खत्म कर रहे हैं अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 3। अब अगर मैं बात करूं तो देखो अपन ने क्या क्या कर लिया है, विलियन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे, उसके अगर आपको सॉल्यूशन जानने तो बता देना कमेंट में, मैं उसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डन, केमिकल काइनेटिक्स डन, D&F ब्लॉक डन, कोऑर्डिनेशन डन, हेलोरिन हेलोरिन अपन ने कर लिया, एल्कोहल फिनोल ईथर कर लिया, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल कर लिया, बायोमोलिक्यूल कर लिया। तो 9 चैप्टर मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। अब सिर्फ अपने पास एक चैप्टर बचता है जो कि है एमीन, ठीक है। अब जो अपना माइंस है या एमीन है, एमीन चैप्टर भी अपन एक लेक्चर के अंदर खत्म कर लेंगे, ठीक है। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जल्द लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। इस वीडियो लेक्चर में आपको कोई सी भी बात पसंद आई नीचे कॉमेंट जरूर करना, किसी पार्ट में अगर कोई डाउट है तब भी नीचे कमेंट करना, मैं पर्टिकुलर उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। एक और बात, वीडियो जो बच्चे नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। अपना अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हो, कोई भी बच्चे कैसा भी फीडबैक हो, हम आपका फीडबैक एक्सेप्ट करके उस पर काम करेंगे, तो अपना फीडबैक आप कमेंट में दे सकते हो, ठीक है। बाकी बात अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।